साथियों आज वाली क्लास में अपन रूसो का जो सामान्य इच्छा है उसके बारे में पढ़ेंगे, सामान्य इच्छा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और जो रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसकी जो आलोचना की है विद्वानों ने उसके बारे में आज अपनी अध्ययन करेंगे। साथियों पिछली वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने रूसो के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, जो रूसो की रचनाएं हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया और जो रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष का जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है यानी कि पाश्चात्य राजनीति विचारक के नाम से आपका पेपर है। तो उसमें 3 विचारक जो संविधावादी विचारक है उसमें आपको पढ़ने थे हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। ठीक है तो तीसरा वाला टॉपिक अपना चल रहा था रूसो। तो आज अपन पढ़ेंगे यहाँ साथ रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो रूसो की सामान्य इच्छा है उसको 2 भागों में बांटा है उसने, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। ठीक है फिर जो उसने सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताई हैं वो विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी है कि अखंडता है, अकेलता है, एकचित्तता, सर्वोच्च निरंकुश है, स्थायी लोक कल्याणकारी है और विवेक पर आधारित इच्छा उसने बताई है। ठीक है फिर उसने सामान्य इच्छा की आलोचना की है, ये है कि अस्पष्ट है, व्यवहारिक है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में भेद काल्पनिक है, निरंकुशता अत्याचारी, राज्य का भूषा है, सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं और प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में यह जो सामान्य इच्छा है वो संभव नहीं है। ठीक है और एक टॉपिक इसमें और बताया कि सामान्य इच्छा का महत्व की उसने यहाँ चर्चा करी है। ठीक है तो आज वाली क्लास में अपन इन टॉपिकों के बारे में यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले जो रूसो ने सामान्य इच्छा बताई उसको 2 भागों में बांटा कि ये तो है जिसमें मनुष्य में छल कपट की भावना विद्यमान रहती है। स्वार्थपरक इच्छा यानी कि यथार्थ जो इच्छा है उसको एक तरह से स्वार्थपरक यानी कि मनुष्य की जो स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है उस इच्छा के रूप में उसने व्यक्त किया है। ठीक है और ये बिना स्वार्थ रहित जो इच्छा होती है उसको उसने आदर्श इच्छा की यहाँ संज्ञा दी है। ठीक है तो पढ़ते हैं साथ इसके बारे में कि रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। जिस प्रकार अपन ने जॉन लॉक के बारे में उसके दर्शन का महत्वपूर्ण तत्व था व्यक्तिवाद, उसी प्रकार जो है रूसो के दर्शन का महत्वपूर्ण तत्व यहाँ क्या है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपनी इस धारणा के आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तित्व और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। यानी कि जो सामान्य इच्छा की धारणा है उसके आधार पर स्वतंत्रता और सत्ता में, हित और कर्तव्य में, व्यक्तित्व और सर्वव्यापकता में सामंजस्य स्थापित करने की हम कोशिश करता है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है यानी कि समझौते द्वारा अपनी उसने शक्ति का परित्याग किया है। ठीक है ना, राज्य के निर्माण के लिए तो शक्ति का जो परित्याग करता है उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा ले लेती है यानी कि रियल इच्छा ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है यानी कि उसने यथार्थ इच्छा को अलग रूप से परिभाषित किया है और आदर्श इच्छा को अलग रूप से परिभाषित किया है। साथ ही यहाँ आपको 5 नंबर के सवाल में या 2 नंबर के सवाल में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा को पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है यानी कि रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में हमसे बड़ा सवाल भी पूछा जा सकता है या 2 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर का सवाल इसमें आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं यथार्थ इच्छा की मनुष्य की जो स्वार्थ परक जो इच्छा होती है उसको यहाँ रूसो ने यथार्थ इच्छा का नाम दिया है। सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा एक ही अर्थ में इनका यूज लिया जाता है यानी कि सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ लिया जाता है। ठीक है लेकिन रूसो ने इनमें डिफरेंस बताया है। रूसो कहता है रूसो के द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थों में यहाँ किया गया है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित है यानी कि इसको स्वार्थ पर इच्छा बताया है। यहाँ इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ साथियों कि रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित है यानी कि सेल्फ वो लेने वाला है। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है यानी इसमें व्यक्तिगत जो स्वार्थ है वो ज्यादा झलकता है।
डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, यानी कि डॉक्टर आशीर्वादम की विचार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचितता तथा स्वयं विरोधी इच्छा है। तो यथार्थ इच्छा उसने रूसो ने जो है व्यक्ति की स्वार्थपरक इच्छा के रूप में परिभाषित यहाँ किया है। अब साथ ही देखते हैं आदर्श इच्छा के रूप में उसने क्या कहा है कि आदर्श इच्छा कहता है कि इसके विपरीत आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण है। यानी कि आदर्श इच्छा के संबंध में वो कहता है इसका जो लक्ष्य है क्या है, यहाँ संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मानता है, यानी कि स्वयं के हित को समाज के हित का अभिन्न अंग मनुष्य मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करता है, समाज के हित के लिए वो कार्य करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में यकीन की जो आशीर्वादम के विचारक है वो आदर्श इच्छा के बारे में कह रहे हैं यहाँ कि यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है, यानी कि व्यक्ति के जो जीवन के संपूर्ण जो भाग है उन पर दृष्टि रखती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है, यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य को प्रकटित करती है, यानी कि व्यक्ति तथा समाज का जो सामंजस्य है उसको यह इच्छा वास्तविक रूप से प्रकटित करती है। तो इस प्रकार जो है रूसो ने यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में यहां अंतर बताया है। जहां तक सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। यहाँ सामान्य इच्छा का रूसो ने क्या बताया है कि सामान्य इच्छा का, जहां तक सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर, यानी कि इच्छा का एक श्रेष्ठ भाग के रूप में सामान्य इच्छा को रूसो ने यहाँ व्यक्त किया है, जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर हो। प्रसिद्ध विद्वान टी.एस. ग्रीन हैं, वो कहते हैं कि सामान्य इच्छा की सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखा है कि सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। रूसो की विचारधारा के प्रमुख व्याख्याकार गोसानके के अनुसार सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य मानव हित की पुष्टि हो। और तो जर्मेनो दांते उसने भी कहा है कि समुदाय की श्रेष्ठ भावना, यानी कि सामान्य इच्छा यानी आदर्श इच्छा है। तो साथियों, जो रूसो ने यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में इस प्रकार डिफरेंस किया है, ठीक है। अब जो सामान्य इच्छा का निर्माण है वो यहाँ किस प्रकार से है, ठीक है। तो यथार्थ इच्छा का और आदर्श इच्छा का मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अगर अब सामान्य इच्छा का निर्माण यहाँ किस प्रकार से हुआ है वो यहाँ पर देखते हैं। इस संबंध में रूसो का कहना है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक समूह है जनता के सामने और किसी बात पर या किसी समस्या पर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि सभी उस बात पर अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करते हैं। विचार प्रकट करने के बाद जो कमियां हैं वो रह जाती हैं और उनसे जो अच्छा सर्वश्रेष्ठ चुनाव है उस बात को सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो रूसो जो है सभी व्यक्तियों द्वारा जिस चीज को स्वीकार कर लिया गया उसको सामान्य इच्छा का नाम यहाँ देता है, यानी कि एक तरह से जो उसकी कमियां हैं वो परिष्कृत हो जाती हैं, यानी कि छट जाती हैं, छन जाती हैं, ठीक है ना, और जो अच्छी चीज है उसका चुनाव यहाँ कर लिया जाता है। तो रूसो जो है उसको सामान्य इच्छा का नाम यहाँ देता है। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है।
ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो, यानी कि समाज जो है अच्छी सोच रखने वाला होना चाहिए, कि ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो और उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थ में इच्छाएं एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती हैं, यानी कि उसमें जो स्वार्थी प्रवृत्तियां होती हैं वो अलग हट जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है, यानी कि अच्छी बातों का समावेश होता है, तो इस चीज से जो है सामान्य इच्छा का यहाँ निर्माण होता है, उदय होता है। पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती हैं और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है, जो सामान्य इच्छा कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है सामान्य इच्छा का निर्माण यहाँ बताया है रूसो ने, ठीक है। अब साथ ही अपन यहाँ देखते हैं कि सामान्य इच्छा की जो विशेषताएं रूसो ने बताई है वो किस प्रकार से बताई है। सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताई है रूसो ने। सबसे पहली विशेषता बताई है अखंडता है, अदेयता है, अविच्छेद्यता है, सर्वोच्च निरंकुश, स्थायी, लोक कल्याणकारी और विवेक पर आधारित इच्छा यहाँ बताई है। यानी कि सामान्य इच्छा की सबसे पहली विशेषता रूसो ने अखंडता यहाँ बताई है, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि एक समूह है कि वो एक बहुत अच्छी सोच होती है, उसको यहाँ रूसो ने जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, सामान्य इच्छा की विशेषता उसको बताई है। सामान्य इच्छा का एक विशेष लक्षण उसकी एकता या अखंडता है। यद्यपि सामान्य इच्छा की एकता में विभिन्नता भी होती है, किंतु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का आत्म विरोध नहीं होता, यानी कि इसको एक विवेक युक्त इच्छा का नाम रूसो ने दिया है। रूसो कहता है किंतु विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी प्रकार का आत्म विरोध की संभावना नहीं होती, जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। यानी कि अखंडता जो विशेषता रूसो ने बताई है उसके संबंध में स्वयं रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। ठीक है साथियों, रूसो ने जो दूसरी विशेषता यहाँ बताई है सामान्य इच्छा की, वो यहाँ बताई है कि अदेयता, यानी कि जो सामान्य इच्छा है उसको किसी को एक तरह से लौटाया नहीं जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता है। देने का मतलब यहाँ है हस्तांतरण उसका नहीं किया जा सकता। तो सामान्य इच्छा का दूसरा लक्षण है अदेयता, जिसका तात्पर्य यह है कि यह किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इसी आधार पर रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती। इसकी सामान्य जो इच्छा है वो प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं होती। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपासक है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, यानी कि व्यक्तियों की स्वयं की इच्छा का व्यक्त किया जाना। यहाँ रूसो ने सामान्य इच्छा की विशेषता यहाँ बताई है कि रूसो स्वयं एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक रहा है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। रूसो के अनुसार प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन तथा लोकतंत्र की हत्या है। यानी कि रूसो कहता है कि प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे व्यक्त करना, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त करना व्यक्तियों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन और लोकतंत्र की हत्या करने के समान इसमें होता है। तो ये जो है लोगों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। तीसरी विशेषता बताई है अविच्छेद्यता, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका छेदन जो है इसका नहीं किया जा सकता। इस सामान्य इच्छा की विशेषता यह है कि प्रभु सत्ता से इसको अलग नहीं किया जा सकता। प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा में निहित है और वह इसका प्राण है, यानी कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता से सामान्य इच्छा को यहाँ अलग करना संभव नहीं है। तो इसको जो है अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 4 विशेषता बताई कि सर्वोच्च एवं निरंकुश, यानी कि सामान्य जो इच्छा है उसको सर्वोच्चता की यहाँ संज्ञा दी है रूसो ने। सामान्य इच्छा का एक लक्षण का सर्वोच्च एवं निरंकुश होना है। इस
पर दैवीय प्राकृतिक या परंपरागत नियमों का किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता और यह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकारों से भी नियंत्रित नहीं होती, यानी इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया जा सकता या किसी के द्वारा जो है नियंत्रित नहीं की जा सकती। सभी के द्वारा सामान्य इच्छा का पालन किया जाना चाहिए और ऐसा करना ही होगा, कोई इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो सर्वोच्च और निरंकुश इसको बताया है रूसो ने। नंबर जो 5 इसकी विशेषता बताई है रूसो ने कि यह जो सामान्य इच्छा है वो स्थायी है। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक पर आधारित होती है। लाड़ के शब्दों में वह न तो सार्वजनिक आवेशों की आंधियों में मिलती है और न ही राजनीतिज्ञों के बहकावे वाली बातों में, तो इस प्रकार जो है ये स्थायी होती है। नंबर 6 है लोक कल्याणकारी, यानी कि जो सामान्य इच्छा है लोक कल्याणकारी नीतियों का एक तरह से लोक कल्याणकारी नीतियों को अभिव्यक्त करने वाली इच्छा है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है और व्यक्तियों की आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती हैं। अतः सामान्य इच्छा का लक्ष्य सदैव ही समाज का कल्याण होता है। रूसो स्वयं कहता है कि सामान्य इच्छा सदैव ठीक ही होती है, परंतु वह निर्णय जो इसका पथ प्रदर्शक होता है सदैव समझदारीपूर्ण नहीं होता। नंबर 7 पर बताया इसने कि विवेक पर आधारित है, कि मनुष्य के विवेक पर आधारित जो है सामान्य इच्छा निर्मित होती है। यह इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं बल्कि तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी होती है। तो जो रूसो ने जो है इसकी विशेषताएं बताई है 7 खंडता, अधेयता, ऐच्छिकता, सर्वोच्च, निरंकुश, स्थायी, लोक कल्याणकारी और विवेक पर आधारित। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट। अब साथियों पर आगे वाले टॉपिक में यहाँ चर्चा करते हैं कि सामान्य इच्छा की आलोचना, यानी कि रूसो ने जो सामान्य इच्छा बताई है उसकी अनेक विद्वानों ने यहाँ आलोचना की है। हाँ, तो साथियों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि रूसो की जो सामान्य इच्छा की आलोचना है उसके बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं। आपको परीक्षा में रूसो की जो सामान्य इच्छा के संदर्भ में अगर आपको बड़ा सवाल यह पूछा जा सकता है तो उसकी आलोचना के बिंदु भी आपको यहाँ लिखने हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक है, यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा में भेद काल्पनिक है, निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषक है, सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं है और प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में यह संभव नहीं है। तो इन आधारों पर जो है रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना की जाती है। तो सबसे पहले कि रूसो ने जो सामान्य इच्छा की विशेषताएं बताई है वो अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक है। तो किस प्रकार से अस्पष्ट है कि रूसो का सामान्य इच्छा का विचार नितांत अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक है। एक विशेष समय पर सामान्य इच्छा का ज्ञान प्राप्त कर सकना बहुत कठिन, अधिक कठिन नहीं बल्कि लगभग असंभव, यानी कि एक विशेष समय पर जो सामान्य इच्छा का ज्ञान है वो प्राप्त करना मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं है जितना कि यहाँ रूसो ने इसको बताया है। स्वयं रूसो इस संबंध में पूर्ण निश्चित नहीं है और वह अपने ग्रंथ सामाजिक समझौता, यानी कि जो रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अपने ग्रंथ सामाजिक समझौते में इस संबंध में विभिन्न तथा परस्पर विरोधी बातें वो करता है। यानी कि रूसो की जो रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामान्य इच्छा, तो इसमें जो है उसने सामान्य इच्छा की बातें बताई हैं तो वो तर्क संगत बातें ध्यान नहीं करता है, आलोचक इस प्रकार की बातें करते हैं। सामान्य इच्छा के निवास के संबंध में यह अनिश्चितता निसंदेह शोचनीय है। एक क्रांति विचार कर रहे हैं CL वेपर, वो कहते हैं इसके संबंध में कि जब रूसो ने हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं दे सकते तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ। रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ दिया जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। तो जो CL वेपर है इसकी आलोचना करता है और रूसो के संबंध में कहता है सामान्य इच्छा के संबंध में कि यह अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक सिद्धांत है। दूसरी बात करते हैं यहाँ यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का भेद, यानी कि रूसो ने यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का जो भेद
बताया है वो सिर्फ एक कल्पना के आधार पर ही बताया है, जबकि व्यक्ति में आदर्श इच्छा नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ की भावना तो कहीं ना कहीं उसमें छुपी ही होती है। तो रूसो का सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा के भेद पर आधारित है, लेकिन जैसा कि हॉबहाउस ने कहा है, यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा का अंतर व्यवहार में सही नहीं होता। मानव में सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उन्हें एक दूसरे से पूर्णतया पृथक करना संभव नहीं होता। यानी कि मनुष्य में तो स्वार्थ की प्रवृत्ति तो हर मनुष्य में पाई ही जाती है। तीसरी जो आलोचना का बिंदु है यह निरंकुशता अत्याचारी राज्य का पोषक, यानी कि जो सामान्य इच्छा बताती है, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो निरंकुश और अत्याचारी राज्य का पोषक सिद्धांत यहाँ प्रतीत होता है। सामान्य इच्छा के प्रतिपादन का उद्देश्य तो जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, किंतु यह धारणा व्यवहार में निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य की पोषक भी बन सकती है। एक विशेष समय पर इच्छा क्या है यह निश्चित करने की शक्ति रूसो शासक को सौंप देता है, और यदि शासक दुराचारी है तो वह अपने स्वार्थ को सामान्य इच्छा का रूप दे सकता है। यानी कि सामान्य इच्छा निर्धारित करने का कार्य यहाँ कौन कर रहा है? शासक। और अगर शासक दुराचारी हुआ तो सामान्य इच्छा का यहाँ दुरुपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त रूसो के सिद्धांत में जनता के द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण यहाँ कर दिया गया है, और जनता को किसी भी परिस्थिति में समाज के विरोध का यहाँ अधिकार नहीं दिया गया है। फिर नंबर 4 की बात करते हैं, सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं। सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित पर आधारित है, किंतु सामान्य हित की परिभाषा का प्रयास लहरों को मुट्ठी में बांधने के समान है। इसके अतिरिक्त किसी कार्य को करने से पूर्व पूर्ण निश्चितता पूर्वक यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक कार्य का परिणाम जन कल्याणी होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अपन कोई कार्य करते हैं तो उसको जैसे पूर्ण 100% अपन नहीं कह सकते कि वास्तव में यह कार्य जो है बिल्कुल सही ही होगा। सामान्य हित की व्याख्या संभव न होने के कारण ही सामान्य इच्छा के संबंध में मार्ले ने कहा है कि रूसो ने कोरी बहस में अपना समय नष्ट कर दिया है। और नंबर 5 की जो आलोचना की जाती है प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में संभव नहीं। यानी जैसे मान लीजिए लोकतंत्र अगर होता है तो प्रतिनिधियों की अगर सरकार है तो उसमें जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत खरे नहीं उतरता। रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभुसत्ता के प्रयोग में सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए। इस शर्त का पालन प्राचीन यूनानी नगर राज्य में भले ही संभव हो, लेकिन वर्तमान समय के प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में तो कहीं यह संभव नहीं हो सकता। रूसो लोकतंत्र का ही तिरस्कार हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतिनिधात्मक शासन ही लोकतंत्र का एकमात्र व्यवहारिक रूप है। तो जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में नहीं अपनाया जा सकता। तो इस प्रकार से जो है रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना की जाती है। आप अपने इसको नोट में नोट कर लें। सामान्य इच्छा के संदर्भ में अगर आपको यहाँ बड़ा सवाल पूछा जाता है तो रूसो की सामान्य इच्छा को 2 भागों में यहाँ बांटा गया है, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया इसकी अलग अलग डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो सामान्य इच्छा की विशेषताएं आपको लिखनी है, ठीक है। सामान्य इच्छा की आलोचना के लिए तो आपको यहाँ लिखने की है स्पष्ट है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में भेद काल्पनिक है, निरंकुश तथा अत्याचारी राज्य का पोषक है, सामान्य हित की व्याख्या संभव नहीं, और प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र में यह संभव नहीं है। तो साथ इस प्रकार से जो है आपको अगर परीक्षा में बड़ा सवाल यहाँ पूछा जाता है तो इस प्रकार से जो है आपको इसमें पूरा यहाँ लिखना है। अब साथ ही जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत यहाँ रूसो ने दिया है उसके कुछ महत्व की बातें भी यहाँ अपन यहाँ करते हैं कि सामान्य इच्छा का जो महत्व है। सामान्य इच्छा का महत्व, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया है उसके महत्व की चर्चा अपन यहाँ करते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से कि रूसो का सामान्य इच्छा का विचार प्रजातंत्र का प्रतिष्ठापक है, क्योंकि उसका यह विश्वास है कि सत्ता का आधार जन स्वीकृति होता है। यानी किसी की
सत्ता अगर स्वीकार करते हैं तो वो जनता की सहमति से होता है। जनता की इच्छा सर्वोपरि है। विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष सहयोग वांछित है, यानी कि कानून निर्माण में जो जनता का सहयोग अपेक्षित है। यहाँ सरकार सतत रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। आदि सामान्य इच्छा का विचार राजनीतिक क्षेत्र में हमारे सम्मुख एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जिसकी प्राप्ति सदैव ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस संबंध में मैकाइवर कहते हैं कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणत कर देता है, यानी कि जो सामान्य इच्छा का जो शासन है वो शासन को यानी कि स्वशासन यानी कि स्वयं का शासन में परिणत करने की इच्छा रखता है, परिणतियां कर देता है। दूसरा जो महत्व है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत भी है, क्योंकि सामान्य इच्छा की धारणा में यह आशय मिलता है कि जीवन में समानता, स्वभाव, एकता, साझेदारी, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान की भावना है, वही श्रेष्ठ जीवन है। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत है वो सामान्य इच्छा के सिद्धांत में अपने को देखने को मिलते हैं। तीसरी महत्व की जो बात है कि सामान्य इच्छा की धारणा ने भावनावादी व रोमांचवादी आंदोलन पर भी प्रभाव डाला तथा इसे फ्रांस की क्रांति का विचारक प्रेरक कहा जा सकता है। जर्मन विद्वान शीलर प्रकृति तथा भावना के प्रतिपादक रूसों को नवयुवकों का पथ प्रदर्शक मानता है। नंबर 4 की बात करते हैं कि इस सिद्धांत में व्यक्ति तथा सामाजिक हित दोनों को प्रधानता दी गई है, यानी कि व्यक्ति तथा समाज को दोनों को यहाँ प्रधानता दी गई है। नंबर 5 के महत्व की बात करते हैं कि यह सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज में शरीर तथा उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करने के सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ता प्रदान करता है। यह सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है, ठीक है, और राज्य की सामान्य इच्छा को क्रियात्मक रूप देने का साधन भी है। तो इस प्रकार से जो है सामान्य इच्छा की कुछ 5-6 बिंदु महत्व के हैं। तो जिस प्रकार से आपको बड़ा सवाल यहाँ पूछा जाता है तो आलोचना के बाद में इसके महत्व के बिंदु भी आपको यहाँ लिखने हैं। तो साथियों सामान्य इच्छा का ये जो बात है वो यहाँ कंप्लीट हुई। सामान्य इच्छा, आकर्षित इच्छा, यथार्थ इच्छा, सामान्य इच्छा की विशेषताएं आपको यहाँ मैंने बताई है, सामान्य इच्छा की आलोचना आपको यहाँ लिखनी है और सामान्य इच्छा का महत्व अगर आपको यहाँ बड़ा सवाल इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे वाली जो क्लास होगी उसमें रूसों की विधि और विधि निर्माता के संबंध में जो विचार है, राज्य तथा सरकार के संबंध में विचार है, व्यक्तिवाद के संबंध में जो विचार है उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों इसको रिविजन करते रहिए, आप अपने नोटबुक से भी पढ़ते रहिए, छोटे छोटे सवालों को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो बिंदु हैं वो आगे वाली क्लास में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक यू।